जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ये कुनबा बहुत बड़ा हो सके। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे वो टॉपिक है रिटायरमेंट एज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस पर एनालाइज करेंगे रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर। आखिर भारत सरकार रिटायरमेंट एज को क्यों बढ़ाना चाहती है, इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे और निष्कर्ष करेंगे, एनालाइज करेंगे कि आखिर भारत सरकार रिटायरमेंट एज को क्यों बढ़ाना चाहती है। दोस्तों, इन सब चीजों से आगे बढ़ने से पहले रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इंडिविजुअल को क्या नुकसान हो सकते हैं, उस वर्किंग प्रोफेशनल को क्या नुकसान हो सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत वो वर्क करेंगे, वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूशन को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, बॉस को क्या समस्या हो सकती है, जूनियर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कलीग में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। और हम पब्लिक सर्विस के लिए बने हैं। सबसे पहली बात तो है कि हम पब्लिक सर्विस के बने हैं, तो पब्लिक को यहाँ पर उस डिपार्टमेंट और उस इंडिविजुअल वर्किंग प्रोफेशनल की वजह से उस पब्लिक को यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर गवर्नमेंट को क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों यहाँ पर है कि देश को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा नुकसान मेरे दोस्तों रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर युवाओं को है, क्योंकि भारत जो है युवाओं का देश है। और इस प्रकार आज के दिन में भारत पर बेरोजगारी चरम पर है और आने वाले दिनों में ये बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ेगी। और आने वाले 20 सालों में तो जो भारत की जो सरकारी नौकरी है, जो गवर्नमेंट सर्विस है, वो लगभग खत्म ही हो चुकी होंगी। इस प्रकार जब भारत सरकार रिटायरमेंट एज को बढ़ा देगी, जो रिटायरमेंट एज में बढ़ी हुई सर्विस में नौकरी कर रहे हैं उनके बच्चे भी तो नीचे सर्विस करेंगे ना, और वो बच्चे राह देख रहे होंगे कि हमारी सर्विस कब लगेगी, कब वैकेंसी आएगी। वैसे ही वैकेंसी नहीं निकलती है, और जब वैकेंसी निकलती तो आप यूपी का हाल आजकल देख रहे हो। आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस को लेकर बड़ा हंगामा चला है यहाँ यूपी में। और इस प्रकार से जब भी वैकेंसीज निकलती है, या तो पेपर आउट हो जाता है या तो ऐसे ही विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और नौकरी ऐसी मुश्किल हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं और लड़का बेरोजगार रह जाता है। तो उस प्रकार से जब रिटायरमेंट एज बढ़ने से जब ऊपर वाला रिटायर नहीं होगा तो नीचे वाले को भाई सर्विस कैसे मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर युवाओं को लेकर है, और इस प्रकार युवाओं में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। लेकिन इन सब चीजों का मैंने एनालाइज करके, इसका पूरा रिसर्च करके ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने से यहाँ पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर क्या क्या नुकसान होते हैं, उन सब चीजों से आप अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे और जान पाएंगे कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सभी को। लेकिन आज यहाँ पर मुद्दा है कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जिस पर सरकार आज के दिन में यहाँ पर विचार और विमर्श कर रही है। रिटायरमेंट एज बढ़ने से इंडिविजुअल को, वर्किंग प्रोफेशनल को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत वो काम करेंगे उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और बॉस को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जूनियर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, बडी और कलीग को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हम पब्लिक सर्विस के लिए बने हैं, तो पब्लिक पहले है, तो पब्लिक को क्या क्या फायदे हो सकते हैं उस पर बातचीत करेंगे। और उससे भी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है इन सब चीज में, सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों वो है माय फ्लैग इज माय प्राइड, कंट्री फर्स्ट। इन सब चीजों में देश पहले है। इस प्रकार देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर देश किस प्रकार से प्रगति कर सकता है, उसी पर आज हम एनालाइज करेंगे,
विचार विमर्श करेंगे कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर कंट्री की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो आखिर किस प्रकार से बदलेगी, उसी पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। इस प्रकार आज के दिन में भारत सरकार यहाँ पर रिटायरमेंट एज को 60 से 62, 62 से 65 एवं यहाँ तक कि 70 वर्ष तक करने में विचार विमर्श कर रही है। हालांकि रिटायरमेंट एज जो है आज के दिन में 54 वर्ष है, कहीं पर एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर से 56 वर्ष है, तो कहीं पर 56 वर्ष ही है, और एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर 60 वर्ष है, तो कहीं पर 60 वर्ष है, तो एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर्स 62 वर्ष तक है, और कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत तो ऑलरेडी 62 वर्ष तक यहाँ पर रिटायरमेंट सर्विस है। दोस्तों अगर रिटायरमेंट एज की बात करें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं तो उनमें 56 वर्ष और 54 वर्ष तक है रिटायरमेंट एज, लेकिन उनकी ड्यूटी बड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, रिस्क लाइफ होती है। इस प्रकार जो डिफेंस फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की अगर बात करें, खासतौर पर हम इंडियन आर्मी की बात करें, तो अगर किसी इंडिविजुअल और वर्किंग प्रोफेशनल का अगर प्रमोशन क्राइटेरिया ठप हो जाता है या प्रमोशन कार्डर सही तरीके से नहीं कर पाता है या प्रमोशन ही नहीं हो पाता है, ठप हो गया ऑटोमेटिकली, तो उसको ऑटोमेटिकली घर आना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर प्रमोशन ठप नहीं होगा तो रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली घर आ जाएगा, या तो किसी ऑपरेशनल एरिया में फिजिकली डिसेबल्ड हो जाते हैं, फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, या मेडिकल अनफिट हो जाते हैं, या तो वॉलंटियर डिस्चार्ज आते हैं, या उनको मेडिकली अनफिट करार देख के घर भेज दिया जाता है। हालांकि वो फौज की गतिविधियों के कारण मेडिकल अनफिट हुए हों, लेकिन उनको घर भेज दिया जाता है। कुछ को सर्विस कराई जाती है, लेकिन कुछ को घर भेज दिया जाता है। इस प्रकार से लेकिन अब भारत सरकार रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर यहां पर विचार और विमर्श कर रही है। दोस्तों रिटायरमेंट एज भारत सरकार जो है फेज वाइज करेगी, फेज वाइज, स्टेज वाइज करेगी, यानी कि एक अपवाद के तहत करेगी। वो अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वो टीचर हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि जो बैंक के कर्मचारी हैं वो हो सकते हैं। उन पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकती है। यानी कि कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि जो रिलैक्सेशन वाली जॉब है, जहां पर आरामदायक नौकरी है, जहां पर फील्ड में वर्क नहीं करना पड़ता है, जहां पर कोई फिजिकली वर्क नहीं करना पड़ता है, वहीं पर भारत सरकार रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर यहां पर फोकस करेगी। और जो 70 वर्ष तक करने की बातचीत चल रही है रिटायरमेंट एज को लेकर, वो कौन सी पोस्ट हो सकते हैं? वो हो सकते हैं जैसे हमारे बैंक के सीईओ हो सकते हैं, जो डायरेक्ट अपॉइंट करे जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर सेक्रेटरी अपॉइंट किए जा सकते हैं, चांसलर, वाइस चांसलर, ऐसे जो पोस्ट होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं, उनको 70 वर्ष तक यहाँ पर सर्विस करनी पड़ सकती है। भारत सरकार इस पर विचार और विमर्श कर रही है। दोस्तों अब इन्हीं चीजों को आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज जहां भारत युवाओं का देश है, आज के दिन में हमारा भारत युवा वर्ग देश है। इस प्रकार जैसे कि आज के दिन में हम 2024 में हम यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, मेरे दोस्तों ये समय तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि समय तो बीतता चले जाता है। इस प्रकार जब हम आज के दिन में 2024 में जीवन यापन कर रहे हैं और यह समय आगे बढ़ता चले जाएगा, 2024 के बाद आने वाले दिनों में 25 और 26 साल बाद जब हम 2050 में प्रवेश कर चुके होंगे और 2050 में जब हम इंटर कर चुके होंगे, उस समय जो भारत की जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर के अंतर्गत वो वर्क कर रहे हो, तो उस समय जो भारत का वर्किंग प्रोफेशनल होगा वो लगभग 2050 में 60% रिटायरमेंट हो चुका होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, 2050 में लगभग 60% सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। और इस प्रकार उस समय भारत की जो जनसंख्या है, वो भारत की जनसंख्या लगभग 44% यानी कि 44% जो है वो सीनियर सिटीजन्स की हो चुकी होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, उस समय 2050 में जो है भारत की जो सीनियर सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन है वो 44% हो चुकी होगी, जो कि आज के दिन में लगभग प्रेजेंट टाइम में वह 10% है। जहां वर्ष 2016 में 60 वर्ष के वयस्क की जो औसत जीवन प्रत्याशा हुआ करती थी मेरे दोस्तों, वह 12.9 वर्ष हुआ करती थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर भारत सरकार
अब यहाँ पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर इसी प्रकार यहाँ पर विचार और विमर्श कर रही है। दोस्तों, सरकार का रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर जो मुद्दा यहाँ पर है वो मुद्दा है दोस्तों भारत सरकार पर पेंशन फंड के प्रेशर को कम करना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, भारत सरकार पर पेंशन के बोझ को कम करने को लेकर यहाँ पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। भारत सरकार यहाँ पर तरह तरह के प्रैक्टिकल करती आई है, कर रही है और भविष्य में भी करती रही है। हाल ही में भारत सरकार ने ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस में ये प्रैक्टिकल कर दिया है। पेंशन के बोझ को कम करने के लिए यहाँ पर अग्निवीर जैसी प्रथा चला दी है डिफेंस फोर्सेस में। हालांकि जो है ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है, मैं भी इसको ठीक नहीं मानता हूँ, लेकिन यह सब चीज भारत देश के लिए किया गया है। कहीं न कहीं डिफेंस का जो बजट मिलता है, जो मिलिट्री का जो बजट मिलता है, उस बजट में से ही मिलिट्री अपने सैनिकों को, सोल्जर्स को वेतन देती है, उनके फैमिलीज की देखभाल करती है। एक्स सर्विसमैन की पेंशन होती है, उनको देखभाल की जाती है। उनके बच्चे होते हैं, विधवाओं के बच्चे होते हैं, उन सब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की जो होल फैमिली होती है, उन सब की देखभाल उसी बजट से होती है। और साथ में मिलिट्री के लिए चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साथ में जो सिविल डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो जॉब करते हैं सिविल ड्रेस में, उनकी भी देखभाल की जाती है और साथ में वेपन्स भी परचेज किए जाते हैं, जिससे भारत की सिक्योरिटी की जाती है। इस प्रकार यहाँ पर भारत सरकार ने यह सोचा कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए इसमें परिवर्तन किया जाए, जिससे हमारे भारत देश पर कोई विदेशी ताकत आंख न दिखा सके और इस प्रकार भारत को डिफेंसिव किया जाए और इस प्रकार भारत देश पूर्णतः सशक्त हो पाए और पूरे विश्व में पूर्णतः सशक्त हो पाए, कोई भी इसमें आंख गड़ाकर न देख सके। इसी प्रकार यहाँ पर भारत सरकार अब रिटायरमेंट एज को बढ़ने को लेकर विचार और विमर्श कर रही है। जहां ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ये अनुमान है कि 2047 तक 2047 तक 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोगों की यहाँ पर जनसंख्या लगभग 14 करोड़ लगभग इनकी जनसंख्या हो जाएगी। अगर मिलियंस में बात करूं तो यह 140 मिलियंस होता है। इस प्रकार मेरे दोस्तों, ज्यादा देर तक सर्विस करने से, ज्यादा उम्र तक सर्विस करने से यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिल पाएगा। और हालांकि बुढ़ापे में जो होते हैं जीवन बीमा की जो राशि होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन आपके पास उस समय एक अच्छी रकम होगी जिससे आप अपनी बीमा की राशि को अदा कर पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर सब चीजों को मिलाकर आप अधिक बचत कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, रिटायरमेंट एज बढ़ने से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेरे दोस्तों, रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर आप अपने पेंशन फंड में अच्छा खासा अमाउंट जमा कर पाएंगे। इस प्रकार आप जब रिटायर होंगे, जब आप सेवानिवृत्त होंगे, उस समय जो महंगाई की दर चल रही होगी, जो महंगाई की मार चल रही होगी, आप उस समय की महंगाई को मात दे पाएंगे। इस प्रकार आप एक अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड भी ले पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज को और समझते हैं। माना कि आज हम 60 वर्ष के हैं, आप 60 वर्ष के हैं और आप जी सकते हैं 15 साल और यानी कि 75 साल। भगवान करे आप बहुत ज्यादा जिए, 100 साल जिए, 125 साल जिए, लेकिन एक एवरेज के तौर पर मानते हैं कि 75 साल तक जीते हैं और आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग 15 वर्ष तक के लिए करते हैं, तो यहाँ पर आप इस प्रकार आप अपने रिटायरमेंट में सेविंग में आप एक अच्छी खासी बचत कर सकते हैं, रिटायरमेंट फंड में वृद्धि कर सकते हैं। और इस प्रकार जब आप रिटायर आएंगे तो आप अपने रिटायरमेंट को फुल एंजॉय करेंगे और तीर्थयात्री वाले तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं, घूमने जाने वाले घूम सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इस प्रकार यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर जो लॉन्ग ड्यूरेशन में सर्विस करेंगे, लंबी उम्र तक सर्विस करेंगे, ज्यादा उम्र तक सर्विस करेंगे, उनकी फैमिली को एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट मिल पाएगा, बैक सपोर्ट यहाँ पर मिल पाएगा। उनकी फैमिली में जो है देर तक यहाँ पर इनकम आती रहेगी और उनकी फैमिली जो है इम्प्रूव करेगी। इस प्रकार यहाँ पर आपके बच्चे आपके सर्विस के ड्यूरेशन में ही यहाँ पर सेटल हो पाएंगे। आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह
तरह सेटल कर पाएंगे। यहाँ तक कि कोई कोई अपने बच्चों की शादियां भी कर चुका होगा, दादा दादी बन चुके होंगे, नाना नानी बन चुके होंगे, नाती नातिन हो चुके होंगे और यहाँ पर पोता पोती भी हो चुके होंगे। इस प्रकार आप रिटायरमेंट एज बढ़ने से अपने लाइफ को पूर्णतः एंजॉय कर पाएंगे, जिससे आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होगा। और मेरे दोस्तों, जिंदगी का तो क्या कहना है, लेकिन जब आप पेंशन आएंगे, जब आप रिटायरमेंट लेंगे, उस समय आप अपने पेंशन को कम्यूट भी कर सकते हैं। आप अपने पेंशन को जब कम्यूट करते हैं, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जो पेंशन कम्यूट की जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन का जो उन्होंने दायरा दे रखा है, उस ड्यूरेशन के अंतर्गत अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है, तो उस डेथ का सारा बेनिफिट आपकी फैमिली को मिल जाता है, जिसमें उस पेंशन फंड का जो पूरा अमाउंट है वो पूर्णतः माफ हो जाता है। इस प्रकार से उसकी जो पेंशन है, वो हाफ पेंशन जो फैमिलीज को मिलनी थी, वो पूरी तरह हाफ मिल जाती है, जिसमें उनको कम्यूट का पैसा जमा नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार से आप पूरे रिटायरमेंट एज बढ़ने से यहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। मेरे दोस्तों, आखिर सरकार रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेकर विचार और विमर्श क्यों कर रही है? मेरे दोस्तों, जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो पूर्णतः परिपक्व होते हैं। इस प्रकार वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्णतः समझते हैं और अपने काम को वफादारी से करते हैं, क्योंकि वे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा होता है और इस प्रकार वह पूर्णतः निपुण हो जाते हैं अपने काम में और पूर्णतः क्वालिफाइड हो जाते हैं। इस प्रकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने काम में वो 100% देते हैं और वफादारी से काम करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रेस के कारण सर्विस को छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग सर्विस को पूरा करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा देर तक हेल्दी रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सब चीज़ में ये भी देखना होगा कि जो वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर इंडिविजुअल वर्किंग प्रोफेशनल है, वे लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन कम सर्विस में, सर्विस करते करते वो फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, फिजिकल डिसेबल हो जाते हैं, मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में सरकार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तो यहाँ पर जो उसका कलीग है, वो लोग प्रमोशन पाके वहाँ पर जो है धीरे धीरे करके एक अच्छी खासी सर्विस करेगा, एक अच्छा खासा अपना स्टेटस बना लेगा, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बना लेगा। लेकिन अगर किसी का प्रमोशन न भी होता तब भी वो 65 साल तक सर्विस करेगा तो वो भी अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बना पाएगा। लेकिन जो फिजिकल डिसेबल या मेंटल डिसेबल हो जाता है, वो लोग सर्विस को नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर उन लोगों में जो है, जो एक ही साथ तो काम कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाने से उस इंडिविजुअल पर जो फिजिकल डिसेबल या मेंटल डिसेबिलिटी जिसमें आ चुकी है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर रुक जाती है, जिसके कारण यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाता है। और ये बैलेंस को बनाए रखने के लिए सरकार को यहाँ पर काम करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि वो लोग सर्विस कर रहे थे, वो भी देश सेवा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उसका फिजिकल डिसेबल या मेंटल डिसेबिलिटी होने से, फिजिकल डिसेबिलिटी होने से वो काम नहीं कर पाया, जिससे उसके पारिवारिक स्थिति चरमरा सकती है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है। अगर वो सर्विस छोड़ देता है, तो सरकार उसे घर भेजेगी, काम में अड़चन हो सकती है, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है। इसके बारे में सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वह सब चीज वह काम करते सब कुछ हुआ है, तो उसके बारे में सरकार को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्योंकि एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, ऊंच नीच बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, इस डिसबैलेंस ना हो, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए सरकार को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। अंत में एक बार ये कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग वफादारी से काम करते हैं, जिससे देश की प्रगति होती है, देश की प्रगति में वो काम आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते
होते हैं, निकम्मे होते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं लेकिन देश के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, देश सबसे पहले है और देश की प्रगति जब हो जाएगी तो हमारी प्रगति हो जाएगी। लेकिन जो इंसान अपनी प्रगति के बारे में ज्यादा सोचता है तो एक दिन वो खोखला हो जाता है। और इस प्रकार आप एक बार झूठ बोल सकते हैं लेकिन 100 बार झूठ नहीं बोल सकते हैं। एक बार आपने झूठ बोल दिया तो उस झूठ को छिपाने के लिए 100 बार झूठ और बोलने पड़ते हैं। और इस प्रकार एक दिन सत्य सामने आ जाता है। और जब जिस दिन सत्य सामने आ जाता है तो आप किसी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं, जब आप भ्रष्टाचार कर देते हैं। और जो इंसान भ्रष्टाचार कर देता है वो कहीं न कहीं हमारी देश की प्रगति में रोड़ा बना होता है और हमारी देश की प्रगति को रोक रहा होता है ऐसे भ्रष्टाचार करके। मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं करें और भ्रष्टाचार नहीं करके यहाँ पर जो है देश की प्रगति का साथ दें। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा और आपने अंदाजा लगाया होगा कि रिटायरमेंट एज बढ़ने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके प्रोज भी हो सकते हैं, इसके कॉन्स भी हो सकते हैं। दोनों की वीडियोज मैं बना चुका हूं, इसकी एनालाइज कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों वीडियोज ठीक लगी होंगी। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियोज ठीक लगी हैं तो वीडियोज में लाइक कर दें, वीडियोज में कॉमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट की मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपके पास डाउट होगा उस डाउट को जरूर मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए मैं अपने शब्दों में यही विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।